Hello friends, welcome to our new video of chapter 2 DC current DC सर्किट। हाँ, पहले वाली जो हमारा पहला चैप्टर है उसकी हाफ वीडियो जो कि हाफ रहती है वो हम बाद में करेंगे। अभी मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि हमारे सेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो हमारे सेशन में सेकंड चैप्टर आएगा और थर्ड चैप्टर आएगा। तो मैं अभी पूरा सेकंड चैप्टर में आज ही के अंदर अभी के अभी ये पूरा सिखा दूंगा आपको। इसलिए पहले टॉपिक आता है हमारा क्या होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? According to this law, the current flowing between the end of a conductor is directly proportional to the potential condition like temperature, pressure remains constant। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो हमारा एक करंट फ्लोइंग हो रहा है, जो हमारा करंट है वो एक फ्लोइंग हो रहा है किसी सर्किट के अंदर, तो जो उसके अंदर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होएगा मतलब करंट होएगा, वोल्टेज होएगी, वो क्या होएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल ओके किसके प्रोपोर्शनल होएगी? I के मतलब करंट के। तो हम यहाँ से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, वो होता है हमारा R। तो अब इससे क्या फॉर्मूला मिल जाता है? V by I is equal to R। मतलब V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, पर V बढ़ेगा तो R घटेगा, R बढ़ेगा तो V घटेगा। ये होता है मेथड। अब हमारा अगला टॉपिक है कंडीशंस फॉर ओम्स लॉ। मतलब क्या क्या रूल्स होते हैं हम जब ओम्स लॉ को लागू करते हैं। हमको जब हमें ओम्स लॉ लगाना है तो क्या क्या कंडीशन होगी जिस के ऊपर हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं, नहीं तो उनके बिना हम नहीं लगा सकते। तो ओम्स लॉ कैन बी एप्लीकेटेड आइदर टू द एंटायर सर्किट और अ पार्ट ऑफ अ सर्किट। मतलब ये हमारा मान लो कि एक सर्किट है, इसके अंदर ये बैटरी है, ये एक रेजिस्टेंस है। अब इसके अंदर हमें ओम्स लॉ लगाना है तो पहले हमें किसी पार्ट पे भी लगा सकते हैं या पूरे सर्किट के ऊपर लगा सकते हैं। ये होता है ओम्स लॉ। मतलब जहां पर अगला है व्हेन ओम्स लॉ इज अप्लाइड टू एनी पार्ट ऑफ अ सर्किट। मतलब किसी पार्ट ऑफ सर्किट के ऊपर हमने जब ओम्स लॉ लगाया हो, द पोटेंशियल अक्रॉस द पार्ट शुड बी यूज्ड। तो वो यूज कर रहा होगा पोटेंशियल, मतलब जो वोल्टेज है वो उसके पास जा रही होगी। तो यहाँ पे अब हमने बैटरी लगाई रेजिस्टेंस के पास, तो मतलब ये फ्लो हो रही है, फ्लो हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे अब हमने ओम्स लॉ किसके पास लगाया है? रेजिस्टेंस के पास लगाया है। तो मतलब यहाँ पे अब देख हम सकते हैं जैसे वोल्टेज हमारी 12 है, तो ये कितने रेजिस्टेंस R मतलब होता है रेजिस्टेंस, तो ये कितने रेजिस्टेंस का 3 ओम 3R ओम का है, ये कितने का है? तो V बाय में I इज इक्वल टू R वाला फॉर्मूला लगा के हम इसके अक्रॉस ओम्स लॉ की वैल्यू चेक कर सकते हैं। थर्ड है कि ये डीसी में और साथ में एसी के अंदर दोनों के अंदर एप्लीकेबल है, मतलब ये यूज किया जा सकता है। अब अगला टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। पहले हमने पढ़ा था कंडीशंस, अब इनके ऊपर लिमिटेशन मतलब क्या क्या रुकावटें हैं कि इनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता। दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू द फ्लोइंग कंडीशंस। क्या क्या कंडीशंस होती हैं? फर्स्ट कंडीशन है फॉर आर्क लैंप्स एंड इंसुलेटर्स। मतलब जो आर्क लैंप्स होते हैं और इंसुलेटर्स के ऊपर इसका यूज नहीं होता। फॉर इलेक्ट्रॉनिक वैल्यूज, हम किसी जैसे कि अब किसी इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू निकालने के लिए तो ये यूज नहीं होता। फॉर मेटल्स व्हिच आर हीटेड बाय करंट टू अ हाई टेम्परेचर, ये उनके ऊपर भी नहीं होता। तो इसमें मेन क्या चीज है? हीटेड मेटल्स व्हिच आर हीटेड बाय करंट हाई टेम्परेचर पे। जैसे हमारा बल्ब, अब बल्ब है वो करंट के द्वारा क्या होता है? हीट होती है, उसके अंदर हीट जनरेट होती है, तो हाई टेम्परेचर पे नहीं हो सकता। तो फॉर गैस फिल्ड ट्यूब्स इन व्हिच आयंस आर जनरेटेड विद पैसेज ऑफ करंट। मतलब ये है एक गैस फिल्ड ट्यूब्स होती हैं, गैस फिल्ड ट्यूब जैसे हमारा बल्ब होता है उसके अंदर गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, इन व्हिच आयंस आर जनरेटेड विद पैसेज ऑफ करंट, थोड़े बहुत करंट के साथ, पासेज ऑफ करंट, सॉरी पैसेज नहीं है, पासेज ऑफ करंट मतलब पास करने,
जब करंट पास होएगा तो उसके अंदर क्या होंगे, आयन जनरेट होंगे, पर गैस फील्ड ट्यूब्स होएगी उसके अंदर, तो इसलिए यहाँ पे भी ऑन स्लो नहीं हो सकता। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हमारा अगला टॉपिक आ चुका है डीसी सोर्स। डीसी सोर्स क्या होता है? When all circuit elements like resistance, inductance, capacitance and all other source like DC or AC due to this source and electric circuit flow them, this network becomes circuit। ये क्या कह रहा है? जो एलिमेंट्स होते हैं किसके अंदर? सर्किट्स के अंदर, ऑल सर्किट के अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे? जैसे रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, और भी अदर सोर्स होते हैं जो वो। अब ये आप सोच रहे होंगे सोर्स क्या होती है, इससे पहले आप सोर्स सुनो। सोर्स होता है दैट सोर्स अ प्रॉपर्टी that supply the power to a load। क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या करती है? सप्लाई करती है पावर किसको? लोड को। अभी आपका नया क्वेश्चन आएगा, लोड क्या होता है? लोड भाई वो होता है जैसे अभी हमारा रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, बल्ब हो गया, फैन हो गया, या कोई और अलग इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, वो हमारा क्या होता है? लोड होता है, जिसके पास वोल्टेज जा रही है तो क्या कर रहा है? लोड चक रहा है, मतलब वोल्टेज। ये नहीं कह रहे भाई ये ज्यादा लोड पड़ गया तो क्या होता है, मतलब टीवी के ऊपर ज्यादा हाई वोल्टेज आ गई तो अपन नहीं कहते टीवी जल गया भाई, लोड आ ज्यादा आ गया था। तो ये होता है लोड। इसका मतलब होता है किसी एलिमेंट के पास करंट जाना, फ्लो ऑफ पावर, करंट, तो क्या होता है? लोड। अब सोर्स के कितने टाइप्स होते हैं? सोर्स के भी दो टाइप होते हैं, AC सोर्स एंड DC सोर्स। अब AC सोर्स क्या होता है? इसके एग्जांपल होते हैं अल्टरनेटर, ऑसिलेटर्स और साथ में एक सिंगल जनरेटर। ये क्या होते हैं? AC सोर्स के एग्जांपल होते हैं। DC सोर्स के एग्जांपल होते हैं हमारा आगे सेल, बैटरी और सेल बैटरी, बस ये क्या होते हैं? डीसी सोर्स के एग्जांपल होते हैं। अब इसमें आ जाते हैं वापस, एक एलिमेंट है एक सर्किट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटेंस एंड अदर सोर्स, मतलब जो हमारे टीवी वगैरह हो गए हमने बताया था, तो क्या है? लाइक डीसी और एसी, कोई भी हो सकते हैं, एसी भी हो और डीसी भी हो। ड्यू टू दिस सोर्स एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, मतलब इनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, मतलब इस पॉजिटिव नेगेटिव के पास से लोड गया, यहाँ पे एक लोड आ गया और यहाँ से एक करंट यहाँ से गया, सॉरी ये करंट, हाँ, हमेशा जो करंट होता है वो कौन सी साइड होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। भाई बहुत गलतियां करते हो ऐसे, ये मत करना। ये जैसे बड़ा डंडा है तो हमेशा याद रखना, बड़ा डंडा हमेशा पॉजिटिव होता है, छोटा डंडा हमेशा होता है नेगेटिव होता है। तो और हम जैसे कि ये ज्यादा पूछा जाता सवाल है, ये वाला क्या होता है? ऐसे बना देंगे, और ये क्या होता है? भाई जो एक बड़ा हो एक छोटा हो तो हमारा हमेशा सेल होता है, और जब ये एक सेल एक जैसे दो हो, अब बीच में से लाइन लगी हो, समझ लेना वो बैटरी होगी। या ऐसे कह सकते हैं कंबाइन दे आर इन अ सर्किट, दे आर टू सेल्स कॉम्बिनेशंस, ईच सेल हैव 6 वोल्ट, तो दो सेल हो गए तो 12 वोल्ट, तो हम क्या करेंगे? सीधा बना देंगे 12 वोल्ट की एक बैटरी। ये होगा एग्जांपल। ये जाता रहता है 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, और ज्यादातर एग्जांपल ही पूछते हैं, डायग्राम बनाओ इसका।
ड्यू टू दिस सोर्स एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होएगा। दिस नेटवर्क, इस नेटवर्क को हम क्या कहेंगे, सर्किट कहेंगे। ओके, ये नोट कर लीजिए। ऐसे सारा तो वो हो गया, मिक्स हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक है नेटवर्क। इसके ऊपर 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। नेटवर्क क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल पैरामीटर लाइक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन अ पर्टिकुलर मैनर इज कॉल्ड मैनर। इसका मतलब है कि जो हमारा रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर हो या कैपेसिटेंस हो, एक पर्टिकुलर मैनर मतलब जो हम अच्छी तरह प्रॉपरली लगाए हो। जैसे ये हमारा हो गया कैपेसिटेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारी बैटरी। एक पर्टिकुलर अच्छी तरह जचा के बनाए लगाए तो इन पर्टिकुलर मैनर, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है? अरेंज, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, अरेंजमेंट किसका? ऑफ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर लाइक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन अ पर्टिकुलर मैनर इज कॉल्ड नेटवर्क। ये क्या कहलाता है? एक नेटवर्क कहलाता है। अब नेटवर्क के 4 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 टाइप। यूनिलेटरल, आप दिखाई नहीं दे रहा होगा तो, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, एक्टिव, पैसिव। यूनिलेटरल वो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक सोर्स हो, मतलब वो या रेजिस्टेंस हो या कैपेसिटेंस हो या इंडक्टेंस हो। बाइलेटरल होते हैं जो एक से ज्यादा हो सोर्स। तो अब ये हमारा क्या है? बाइलेटरल है, BILATERAL, बाइलेटरल नेटवर्क भी कहते हैं इसको। ये हमारा यूनिलेटरल। अब एक्टिव क्या होता है? आप सोच रहे हो इसमें एक से ज्यादा है तो उसमें और ज्यादा आएंगे, नहीं। अभी इसमें है कि ये गिव करेगा, गिव एनर्जी को, सप्लाई करेगा, सप्लाई एनर्जी। ये एनर्जी सप्लायर है, सप्लाई एनर्जी भी कह सकते हो। इसमें क्या देता है? एनर्जी कौन कौन चीजें देती है? जनरेटर देता है, और क्या देता है? बैटरी देती है, और भी एनी एक्सेट्रा। पैसिव होता है इसका उल्टा, मतलब रिसीवर ऑफ एनर्जी। अब रिसीव कौन कर रहा है इसमें? कैपेसिटेंस कर रहा है, रेजिस्टेंस कर रहा है, लोड कर रहा है। तो आर, सी एंड लोड, ये सारे क्या कर रहे हैं? रिसीवर एनर्जी के। ये आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। ज्यादातर ये बस 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। एक ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अभी पिछले बार में तो पेपरों में आया था, आगे का पता नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये नोड क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, पाथ क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, मैश और लूप क्या होता है। पहले हम नोड की बात करते हैं। नोड क्या होते हैं? जो ये हमें इस सर्किट के अंदर ये जो पॉइंट्स जहाँ पे ये वायर है टच हुई दिखाई दे रही है, इनको क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। नोड द कनेक्शन ऑफ वायर, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, जो ये पॉइंट है, ये यहाँ पे एक वायर है, दूसरी वायर के साथ क्या हो रही है? कनेक्ट हो रही है, क्या नोड। जंक्शन इसके साथ ही है, जो एक से ज्यादा जिसमें एलिमेंट हो वो क्या होता है? एक जंक्शन होता है। इसके अंदर एक एलिमेंट होता है नोड के अंदर, इसके अंदर 2 एलिमेंट होते हैं। अब जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया? 2 एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया? एक जंक्शन है। और पाथ क्या होता है? जहाँ पे करंट क्या हो? फ्लो करे। तो यहाँ से ये वाला पाथ मान लो या ये वाला पाथ मान लो, और ये पाथ भी हो गया। ब्रांच क्या होता है? जहाँ पे ए लाइन सेगमेंट क्या डिवाइड्स 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट को जब एक लाइन सेगमेंट काटती है, तो मैच का मतलब होता है
कि एक कॉन्टिन्यूस पाथ के अंदर जो डिवीजन हो रही है उसके अंदर तो क्या आएगा, मैच है। मतलब इन अ क्लोज्ड सर्किट द डिवीजन ऑफ पाथ इज कॉल्ड। लूप होता है पाथ, मतलब पाथ को हम लूप कह सकते हैं और लूप को हम पाथ नहीं कह सकते। दोनों की डेफिनेशन एक ही है, जो मतलब फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड। अब हमारा अगला टॉपिक है किरचॉफ लॉ, करंट लॉ। अब इसकी क्या डेफिनेशन क्या है? द algebraic sum of current meeting at a node or a point is equal to 0। मतलब इसका मतलब है कि एक ही हमारे सर्किट के अंदर जब ये जो प्लस का सर्किट होता है उसके अंदर ये एक नोड के अंदर जब हमारे करंट्स एक तो जाए और दूसरी साइड से निकले और ऐसे दूसरा एक हो जाए और दूसरी तरफ से निकले। अब इसमें क्या होगा, जो अंदर की तरफ जा रहा है वो क्या होगा, प्लस होएगा, और जो नोड की बाहर नोड से दूर जा रहा है वो क्या होगा, माइनस होएगा। तो इसमें क्या है, द सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ये हमारा फर्स्ट किरचॉफ करंट लॉ है। ये बताता है तो जो सम होएगा हमारा अलजेब्रिक सम, मतलब प्लस माइनस वाला सम, जिसमें हम जैसे इसकी वैल्यू 1 रख दी, इसकी 2 रख दी, इसकी 1 और इसकी 2 रख दी, तो क्या आएगा 1, और इसमें आएगा सम ऑफ इनकमिंग कौन कौन है 1 और 4, तो I1 प्लस में I4 इज इक्वल्स टू आउटगोइंग कौन से I2 I2 प्लस में I3, तो I1 1 हो गया, प्लस में 4 का 1 था, नहीं इसका 2 करना है, 2 यहाँ पे एक 1 आएगा, ये कितना इज इक्वल्स टू में यहाँ पे 2 प्लस में 1, तो इज इक्वल्स टू क्या हो गया 3 इज इक्वल टू 3, तो 3 से 3 क्या है कैंसिल होएगा। तो हमारे कौन सा लॉ है, किरचॉफ करंट लॉ होएगा। ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसका मतलब होता है इन जो क्लोज सर्किट, मतलब जो हमारा एक नेटवर्क है, सर्किट है, उसके अंदर जो अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट है, जो इन सब का जो सम होएगा उसके बाद जो प्रोडक्ट होएगा एलिमेंट्स का, वो क्या है इक्वल्स टू क्या आएगा 0 आएगा। इस सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है इनके जो सम का प्रोडक्ट होएगा वो इक्वल्स टू 0 आएगा। ओके, अभी यहाँ पे ये आई जिसमें इस सर्किट में I2 है ABEFA, मतलब ABEFA के रिलेटेड जो I2 है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, पर जो I2 है उसका जो हम ड्राइव करेंगे तो कैसे कहेंगे -I1 बाई में R1, जो हमारा ये R1 है, यहाँ पे क्या है हमारा I1 है, और माइनस में I1 माइनस में I2, तो क्या होएगा जो माइनस का I1 है माइनस का I2 है जो यहाँ पे है R2 के पास, इनटू में R2 प्लस में 0 प्लस में ये E1 नहीं है, सॉरी, ये अच्छा ये हमारी बैटरी का है, ये एनर्जी 1 है, मतलब E1, तो इज इक्वल्स टू 0 होएगा। तो I माइनस का R2 R1 माइनस में I1 R2 प्लस में I2 R2 प्लस में E1 इज इक्वल्स टू 0, इनके हमने क्या किया है मल्टीप्लाई की है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे सेकंड है I2 BCDEB के जो अंदर है वो I2 R3 माइनस में
E2 प्लस में 0, E2 की वैल्यू मतलब सेकंड बैटरी की, प्लस में 0। अब 0 क्या है उसके पास, जो यहाँ पे इसके पास जो 0 है, R2 इज इक्वल्स टू 0, I2 R3 माइनस E2 प्लस में I2 R0 प्लस में I1 R0। अब क्या हो गया इनके साथ मल्टीप्लाई, इज इक्वल्स टू कनेक्शन। और अब अगला टॉपिक डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन के अंदर व्हेन वी हैव द थ्री रेजिस्टेंस RA RB RC, जो इसके अंदर दिखाई दे रहा है RA RB RC, all the finishing end are connected to a common point, the connection formed is called star connection। मतलब जो इन सब का एंड है, जो रेजिस्टेंस हमारे क्या कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है, जिनका जो एंड है वो आखिर में हो, अटैच में हो सबका, और जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, जो बिगिनिंग पॉइंट है वो क्या हो, बाहर की साइड हो, तो हमारा वो क्या है, स्टार कनेक्शन है। अब डेल्टा कनेक्शन के अंदर क्या है, व्हेन द फिनिशिंग एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस आर क्या है RA इज कनेक्टेड टू द स्टार्टिंग एंड ऑफ सेकंड एंड finishing end of the second is connecting to the starting and to the end of the third is connecting to starting end of the first, the complete connection formed is called delta connection। इसका मतलब आसान भाषा में ये है कि जो हमारा ये है A1 A2, अब इसका A1 का और A2 है, जो A2 का एंड होएगा वो B1 कहलाएगा, साथ में A2 भी कहलाएगा। मतलब जो हमारे दूसरे रेजिस्टेंस जो RB है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट वो A2 मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस के एंड के साथ होएगा, और जो हमारा जो सेकंड रेजिस्टेंस है या इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, जो उसका एंड पॉइंट है वो थर्ड के फर्स्ट के साथ मतलब स्टार्टिंग के साथ होएगा, और जो थर्ड का एंड पॉइंट है वो फर्स्ट के जो RA रेजिस्टेंस है उसके स्टार्टिंग के साथ होएगा। तो एक ट्रायंगल फॉर्म बनाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कनेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब हमारा एक टॉपिक रह चुका है सिर्फ आई थिंक स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार। वो ऐसे इंपॉर्टेंट तो है पर मैं अभी आपको कर नहीं सकता क्योंकि मेरे को अभी कोई ज़रूरी काम आ चुका है, तो मैं बाद में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।